हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिशिया में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th का मैथ का हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो पिछली कक्षा में हम सीख चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते थे, नेचुरल नंबर बोलते थे। उसके बाद फिर पूर्ण संख्याएं आई जिनको हम होल नंबर्स बोलते थे, और अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को मिला देते थे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें सबसे छोटी संख्या 0 होती है। फिर हमने सीखा था संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जिसके ऊपर संख्याओं को अंकित किया जाता है उसे संख्या रेखा हम बोलते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए संख्या रेखा है, तो प्राकृतिक संख्याओं के केस में 1 सबसे छोटा नंबर हो जाता है। इससे हम राइट हैंड साइड पे चल सकते थे, 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन हम इधर नहीं आ सकते थे। जब हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा, पूर्ण संख्याएं 0 तक होती थी, सबसे छोटी संख्या उनमें पूर्ण संख्या होती थी, लेकिन हम 0 से लेफ्ट में नहीं जा सकते थे, राइट में हम अनंत तक बढ़ सकते थे। और उसके बाद आए हमारे पूर्णांक। पूर्णांकों में क्या होता है? पूर्णांक इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं। इधर प्लस वाले पूर्णांक होते हैं जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इधर माइनस वाले होते हैं जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांकों की जब बात आती है तो पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको जब हम जमा करते हैं तो हम किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। मान लो 2 में मुझे 3 को जोड़ना है, यहाँ पे हो गया 1 2, और 3 और जोड़ेंगे तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? 0 से 2 पे गए, और 2 से हम कहाँ जाएंगे? 3 पे जाएंगे। इस तरह से हमें 5 मिल जाएगा। जबकि ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं उनमें हम क्या होता है? इधर की साइड में बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसके बीच बीच में जो बेसिक्स हैं वो मैं एक्सरसाइज से पहले आपको बताता रहूँगा। इस एक्सरसाइज 1.1 के लिए सिर्फ आपको इन्हीं थोड़े से बेसिक्स की ज़रूरत थी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों के टेम्परेचर यहाँ पर अंकित हैं संख्या रेखा के ऊपर। सबसे पहले देखिए, अब इसका ए पार्ट है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित तापमान लिखिए। यानी जितने स्थान हैं इनके आपको तापमान लिखने हैं। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति मैंने लिखा हुआ है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ से जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। जबकि हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, इधर चलेंगे, तो तापमान घट रहे हैं। समझ आए? तो इसका मतलब अब पहले आपको लाहौल स्पीति का तापमान लिखना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ पे हम लाहौल स्पीति का तापमान लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो गया लाहौल स्पीति का। अब आपको सभी स्थानों का तापमान लिखना है। तो श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि ये प्लस वाला है तो इसके आगे प्लस का साइन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ऊटी का टेम्परेचर देखिए, ये 11 12 13 14। तो यहाँ पे हो गया ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ जाइए बेंगलोर का, 20 21 और 22। तो ये बेंगलोर का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का ए पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। वो कहता है, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? इसका मतलब आपको पता यहाँ से लग रहा है कि जो सबसे गर्म है वो है बेंगलोर, और बेंगलोर का यहाँ पे लिखा है आपने कितना टेम्परेचर है? 22 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? लाहौल स्पीति, और उसका तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे गर्म
स्थान बेंगलोर, कितना तापमान है इसका 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति, इसका है -8 डिग्री सेल्सियस। अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब ये है कि गर्म में से ठंडे को हमें, सबसे जो गर्म है ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो 22 में से -8 डिग्री सेल्सियस को जब हम घटाएंगे तो कैसे करते हैं, 22 डिग्री माइनस और -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इनका अंतर कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये इन दोनों स्थानों का अंतर हो गया। अगर यहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलिए सी पार्ट करते हैं अब इसका। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। श्रीनगर का तापमान, यह आपने लिखा है, श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अब इनको घटाएंगे तो -2 माइनस और -8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसका सी पार्ट हो गया। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के जो तापमान का अंतर है वो 6 डिग्री सेल्सियस है। डी पार्ट है अब इसका स्टूडेंट्स। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। मतलब हम शिमला और श्रीनगर के तापमान को अगर जोड़ लें तो क्या उन दोनों का तापमान शिमला के तापमान से कम है। इसके लिए हमें इन दोनों का तापमान जोड़ना पड़ेगा। श्रीनगर का तापमान कितना है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का तापमान कितना है हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के और ये प्लस के हैं, प्लस का बड़ा है तो इसलिए 3 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों के तापमानों का योग आ गया 3 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूछा उसने कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और इन दोनों का योग का कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, इन दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब इसका अगला पार्ट है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस और इनका योग कितना है, दोनों का योग है 3 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का योग कम है या श्रीनगर का कम है, इसमें श्रीनगर का कम है तो यहाँ पे लिखेंगे, आंसर आ गया आपका नहीं। इन दोनों के तापमान का जो योग है वो श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कोई प्रश्नोत्तरी होती है और उस प्रश्नोत्तरी में, प्रश्नोत्तरी मतलब कोई क्विज़ होती है और उसमें क्या कंडीशन है कि अगर कोई बच्चा सही उत्तर देगा तो उसका धनात्मक अंक मिलेगा उसे। कैसा अंक मिलेगा, धनात्मक यानी प्लस वाला। और यदि कोई बच्चा गलत उत्तर देगा, कोई स्टूडेंट गलत उत्तर देगा तो उसका ऋणात्मक अंक मिलेगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग है, आप समझ सकते हैं। तो ये जैक है और 5 राउंड का उसने क्विज़ को खेला जिसमें उसके अंक हैं 25। पहले राउंड में 25 मार्क्स आए, दूसरे में -5 आए, तीसरे में -10 आए, चौथे में 10 और 15 और पाँचवें में 10। तो आपको ये बताना है कि जैक के प्रश्नोत्तरी के अंत में कुल कितने अंक थे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स इस केस में हम सभी जितने उसने मार्क्स लिए उन सभी को हम ऐड कर लेंगे, उन्हें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्तांक, जितने जैक को अंक मिलेंगे क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए
25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10। अब आप देख रहे हैं कि दूसरे और तीसरे राउंड में उसको ऋणात्मक अंक मिले हैं, माइनस वाले मिले हैं। पहले, तीसरे और पांचवें में उसे धनात्मक मिले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऋणात्मक वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और धनात्मक वालों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही करना चाहिए आपको। तो 25 जमा 15 जमा 10 प्लस -5 और प्लस -10। क्या किया हमने, ये तीनों प्लस वाले थे तो इनको हमने इकट्ठा कर लिया। और ये कितना हो जाएगा, इनको लिख लो 25 जमा 15 40, 40 और 10 50 और जमा, यहाँ से मैं इनमें से जमा कॉमन ले लिया तो -5 और -10 रह गया। तो ये आ जाएगा 50 जमा, ये हो गया -15, तो ये हो जाएगा 50 - 15 बराबर 35। और यही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, सिंपल क्या करते हैं हम, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं। और इसको एक दूसरे तरीके से जो मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन बॉल और रेड बॉल। अब ये ग्रीन बॉल और रेड बॉल क्या होती हैं, मान लो हम प्लस वाले को ग्रीन बॉल लेते हैं और माइनस वाले को रेड बॉल लेते हैं, तो ग्रीन बॉल में ग्रीन बॉल ऐड हो सकती है, रेड बॉल में रेड बॉल ऐड हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी समझेंगे। और यहाँ पे 35 इसका आंसर आ गया।